हेलो बेटा, आज हम शुरू करेंगे रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है इसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है ये सारा आपका क्लास 10th का रिपीटेड पोर्शन है, ज्यादातर थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेक्शन है वो हम आखिरी में करेंगे। सीबीएसई से ये कोर्स में नहीं आता, एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है और इस साल तो बिल्कुल ही हट गया है। बट आगे के चैप्टर्स में, आगे के पार्ट में, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में इसके रेफरेंसेस यूज होंगे, तो मैं ये पूरा कराऊंगा ताकि आपको ना तो आगे के पार्ट में दिक्कत आए और ना ही फिर आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम है। सो लेट्स स्टार्ट विद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहली बात जो आप बचपन से पढ़े आ रहे हो, रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। ये पता है आपको? ये आपने बचपन में पढ़ा हुआ है। और दूसरा आपने पढ़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आई इक्वल टू आर वेव ऑप्टिक्स में प्रूफ आएगा इसका। रिफ्लेक्शन होती कैसे? ये आपके पास एक प्लेन सरफेस है, प्लेन मिरर मान लो। इस प्लेन मिरर में एक इंसिडेंट रे आई। इंसिडेंट रे जहां पे प्लेन मिरर पे फॉल की, यहां पे आपने परपेंडिकुलर बना दिया, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ये क्या कहलाता था? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है, इस एंगल को बोलते हैं आई, विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आपको शायद याद होगा, क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है। अब एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला जो इसमें सबसे पहला है वो है एंगल ऑफ डिविएशन। डिविएशन इस केस में, रिफ्लेक्शन के केस में क्या होती है? आपने प्रिज्म में पढ़ा होगा, बट अभी प्रिज्म में भी आएगा, बट अभी इस प्लेन मिरर के केस में, सपोज ये मैंने प्लेन मिरर बना लिया, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे आई थीटा एंगल पे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? थीटा। रिफ्लेक्ट हो गई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हुआ? थीटा। ठीक है, ये आपने पढ़ा अभी। डिविएशन का मतलब कि अगर वो अपने ओरिजिनल पाथ पे कंटिन्यू रहती, अगर वो अपने ओरिजिनल पाथ पे कंटिन्यू रहती तो यहां पे जाती, इससे कितना डिविएट हो गई, इससे कितना टर्न हो गई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। सो दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन। अगर आप ध्यान से देखो, थीटा प्लस डेल्टा इक्वल टू 180, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। सो एंगल ऑफ डिविएशन कितना हुआ? 180 माइनस 2 थीटा। क्लियर? समझ में आया? अगर इसका आप ग्राफ बनाना चाहो, एंगल ऑफ डिविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा था, एंगल ऑफ डिविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में ग्राफ बनाओ। डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 2 थीटा प्लस 180 लिख सकता हूं। इसको कंपेयर करो y इज इक्वल टू mx प्लस c से, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। इसका y इंटरसेप्ट कितना हुआ? 180, मतलब डेल्टा की वैल्यू 180 से शुरू होगा। और x इंटरसेप्ट अगर आपको निकालना है तो y कोऑर्डिनेट को 0 डालो, थीटा कितना हुआ? 90 डिग्री। सो थीटा कितना हुआ? 90 डिग्री। और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा इस तरह से, स्लोप नेगेटिव। तो ये ग्राफ होगा एंगल ऑफ डिविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में। क्लियर? समझ में आ गया? ये आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ। क्लियर है ये बात? आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो आपका है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर का क्या चीज है? स्फेरिकल मिरर होता है ऐसा मिरर जो पहले किसी स्फीयर का पार्ट था। मतलब मैंने एक ग्लास का स्फीयर कंसिडर कर लिया, बॉल, ग्लास का स्फीयर कंसिडर कर लिया।
इस ग्लास के स्फीयर में से एक सेक्शन को कट कर दिया, ये सेक्शन कट करके रख लिया, बाकी फेंक दिया। अगर मैं बाहर पॉलिश कर देता हूं, अंदर शाइनी साइड रखता हूं, तो ये कहलाता है कॉनकेव मिरर, मतलब अंदर वाली साइड शाइनी होगी और बाहर वाली पॉलिश्ड सरफेस होगी। इसी तरह से अगर आपके पास ये स्फीयर है और अगर आपने अंदर वाली साइड पे पॉलिश लगा दी और बाहर वाली शाइनी सरफेस है, तो ये कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, किसी भी स्फेरिकल मिरर में ये स्फीयर था, इस स्फीयर में ये मिरर है। अब ये कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग की शाइनी साइड कौन सी है। इस स्फीयर का जो सेंटर होता है, इसको हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो स्फीयर का सेंटर है, इसको हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो लाइन मैंने बनाई जो बिल्कुल मिडल से पास हो रही है, इसको नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सब पढ़ा हुआ है आपने ये, इसीलिए जल्दी जल्दी समझा रहा हूं। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर जहां मीट करते हैं, इसको बोलते हैं पोल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, मतलब ये रेडियस जो स्फीयर का होगा, इसको हम नाम देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या नाम देते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके मिड पॉइंट को हम नाम देते हैं फोकस। फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ r/2 होता है। ये अभी प्रूव कराऊंगा, एक्चुअल में नहीं होता। आपको कैसे नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। f अप्रोक्सीमेटली r/2 होता है, अभी प्रूव करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। बट हम लोग अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हमेशा f इज इक्वल टू r/2 ही कंसिडर करेंगे। ये बातें समझ में आ गई, याद आ गई ये सब चीजें क्या होती हैं? अगला पॉइंट है, आगे समझने से पहले साइन कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशंस। पहली साइन कन्वेंशन क्या है? एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल। कोई भी डिस्टेंस की आपको मेजरमेंट करनी है तो वो पोल से शुरू होगी। डिस्टेंसेस measured in the direction of incident ray is positive and in the direction opposite to incident ray is negative। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होगा उसको आप क्या लोगे? पॉजिटिव। उल्टी डायरेक्शन में जो होगा उसको लोगे नेगेटिव। इसको एक्सप्लेन करता हूं पहले मैं। आपके पास एक ये कॉनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका फोकस, ये इसका पोल। इंसिडेंट रे हमेशा शाइनी साइड से आएगी, तो शाइनी साइड से इधर से इंसिडेंट रे आएगी, तो राइट साइड क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। मतलब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को आप लिखोगे PF, FP नहीं लिखोगे। सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर करने हैं आपको? पोल से मेजर करने हैं। सो फोकस से पोल नहीं होगा फोकल लेंथ, पोल से फोकस होगा फोकल लेंथ। सो PF होगा फोकल लेंथ। अब ये देखो,
ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे है तो फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा पीसी, ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, समझ में आया। अभी मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस पे भी आऊंगा थोड़ी देर में, वो जब डिफरेंट केसेस बनाऊंगा तब बात करेंगे। क्लियर। अच्छा, दूसरा, अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस इधर ही होगा, सेंटर इधर ही होगा, पोल इस तरफ ही होगा। अब इंसिडेंट रे कहां से आएगी, इंसिडेंट रे आएगी शाइनी साइड की तरफ से, इधर इंसिडेंट रे आएगी, तो लेफ्ट वाली साइड पॉजिटिव हो गई। अब पी एफ क्या होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव। पोल से फोकस ये साइड डायरेक्शन हुई, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, और पोल से सेंटर भी क्या हो जाएगा, पीसी भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो जो डिस्टेंसेस होंगे वो क्या लोगे, पॉजिटिव। इंसिडेंट रे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस होंगे उनको क्या लोगे आप, नेगेटिव। क्लियर। ये था हमारा बेसिक सबसे पहली साइन कन्वेंशन। जो सेकंड साइन कन्वेंशन है वो क्या है, सेकंड साइन कन्वेंशन है हाइट above the principal axis is taken as positive and height below the principal axis is negative। ये अभी रे डायग्राम्स में एक्सप्लेन करूंगा। ऑब्जेक्ट वगैरह अगर ऊंचे होंगे, ऊपर होंगे तो क्या लोगे, पॉजिटिव। इन्वर्टेड होंगे, उल्टे होंगे तो क्या लोगे, नेगेटिव। तो हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव एंड हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। ये इसका सेकंड साइन कन्वेंशन है। इससे अब हम रे डायग्राम समझते हैं। रे डायग्राम्स ये सब आपने किए हुए हैं। रे डायग्राम्स के लिए 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करती है। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो ध्यान से, अगर यही चीज कॉन्वेक्स में होना तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, जो रे ऑफ लाइट, अब इसका फोकस तो इधर होगा, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो फोकस में तो पास हो नहीं सकती, अंदर तो घुसेगी नहीं। ये ऐसे, तो वो ऐसे लगेगा कि वो फोकस से रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है। दूसरा, पहला रूल तो ये था। दूसरा रूल, जो रे फोकस से आएगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये फोकस, ये सेंटर, जो रे फोकस से आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कॉन्वेक्स में देखते हैं, इसका फोकस और सेंटर इस तरफ होता है। जो रे पैरेलल टू, जो फोकस की तरफ आएगी, फोकस की तरफ आने का मतलब इस लाइन के अलॉन्ग आएगी, फोकस तक पहुंच नहीं पाएगी, मतलब इसको वर्चुअल बोलते हैं। अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा न्यूमेरिकल्स में। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक। तीसरा, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से आएगी वो बाउंस बैक कर जाएगी, रिट्रेस करेगी अपना पाथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है तो बाउंस बैक करके रिट्रेस करेगी अपना पाथ। ये 3 बेसिक रूल्स होते हैं किसी भी रे डायग्राम को बनाने के लिए। कॉन्वेक्स में जो रे सेंटर की तरफ आएगी वो बाउंस बैक कर जाएगी। ठीक, ये 3 रूल्स होते हैं। सबसे पहले अब इसमें मैं कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स बना रहा हूं। कॉन्वेक्स मिरर में सबसे पहला है, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो,
ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो दो केस बन सकते हैं, पैरेलल बीम तो आएगी, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, जो पैरेलल बीम आ रही है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, तो इमेज कहां फॉर्म होगी, फोकस पे। पॉइंट इमेज बनेगी कहां पे, फोकस पे। ठीक, क्योंकि जो पैरेलल बीम आती है, वो पैरेलल रे आती है, वो कहां से पास होती है, फोकस से। दूसरा, अगर पैरेलल तो आए बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, ये नहीं पढ़ा अपने बचपन में। ये फोकस, ये सेंटर, ध्यान से देखना, पैरेलल तो आ रही है बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। ऐसे आ रही, पैरेलल बीम है बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी फोकस पे। जो फोकस से गई वो स्ट्रेट जाएगी, यहां इमेज बनेगी। देख लो मैंने कितना स्मार्ट तरीके से एक रे फोकस से ले आया था। जो रे फोकस से लाऊंगा वो पैरेलल हो जाएगी, जो पैरेलल होगी तो फोकस पे ही इमेज बननी है, तो इमेज बना लो, बाकी सबको ज्वाइन कर दो। तरीका समझ में आया बनाने का। सो पैरेलल बीम ऑफ लाइट की इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो पॉइंट इमेज बनेगी, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, आपस में पैरेलल है, तो इमेज फोकस पे बनेगी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कहां होगी, फोकस पे। दूसरा, अब आ जाते हैं दूसरे रे डायग्राम पे। अगर ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी से आगे, ये सब माइंडेड याद होने चाहिए, पेपर में बहुत काम आएंगे ये सब चीजें। ये फोकस है, ये सेंटर है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी से आगे है। जो रे स्ट्रेट जाएगी वो कहां से पास करेगी, फोकस से। और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो बाउंस बैक कर जाएगी। तो इमेज कहां बनेगी, ये इमेज बन जाएगी, इन्वर्टेड इमेज बिटवीन एफ एंड सी। ये ए बी लेते हैं ऑब्जेक्ट को, ए के कोरस्पॉन्डिंग बना ए डैश, ये बी डैश। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है पोल से, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पीबी होगा माइनस यू, या u अगर ले रहा हूं तो वो नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटर रहेगा, u ले लूं, ये होगा नेगेटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे राइट साइड है, तो पोल से b का डिस्टेंस क्या हो गया, नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस pb डैश, उसको लेते हैं v, वो भी क्या होगा, नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ab, h1 लेते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है। हाइट ऑफ इमेज a डैश b डैश, h2 लेते हैं इसको, ये इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ है, तो ये होगा नेगेटिव, माइनस। pf फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है सारी बात, समझ में आया, पक्का। और इस केस में इमेज क्या बनती है, डिमिनिश्ड बनती है। प्रूव आगे करेंगे, मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हो। इसमें दिख तो रही है कि छोटी बन रही है, मैथमेटिकली भी प्रूव हो सकता है, आगे जाके करेंगे, आज ही करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड रे डायग्राम पे। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, फोकस ये सेंटर, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, जो रे स्ट्रेट जाएगी वो पास होगी फोकस से, और जो रे फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी, तो इमेज भी यहीं बनेगी, सेम साइज की।
सो इसमें इमेज इन्वर्टेड बनती है, सेम साइज की होती है, ठीक है। यहां पे रियल इमेज बनी थी, इस केस में भी क्या है, रियल इमेज है, एक्चुअल में फॉर्म हो रही है। सो पी बी इसमें क्या होगा, नेगेटिव, पी बी डैश क्या होगा, नेगेटिव, पी एफ क्या होगा, नेगेटिव, H1 क्या होगा, पॉजिटिव, H2 क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट केस पे आते हैं। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी हो, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हो, ये पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर, ये रहा ऑब्जेक्ट। जो रे स्ट्रेट जाएगी फोकस से पास करेगी, जो रे फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। तो इमेज कहां पे फॉर्म हुई, एक्चुअल मीटिंग है, ये रियल इमेज बनी, आप देख सकते हो बड़ी बन रही है। इसमें मैग्निफाइड इमेज बनती है, रियल एंड मैग्निफाइड इमेज। इस केस में भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव, फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव, H1 क्या होगा, पॉजिटिव, H2 क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है। क्लियर, समझ में आया। अगले केस पे आते हैं। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो क्या होगा, इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहां बन रही थी, फोकस पे, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे। ये रहा जी ऑब्जेक्ट, जो रे स्ट्रेट जाएगी फोकस से पास करेगी, और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो बाउंस बैक कर जाएगी और ऐसे हो जाएगी। तो इंफिनिटी पे इमेज बनेगी, पैरेलल बीम बन जाएगी, ठीक है। आखिरी केस, अगर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा, ये फोकस, सेंटर, दिस इज पोल, ये रहा ऑब्जेक्ट। जो रे स्ट्रेट जाएगी फोकस से पास करेगी, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी बाउंस बैक करेगी। अब ये आगे स्प्रेड हो रही है तो वर्चुअली पीछे मिलेगी, तो यहां पे आपके पास वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज आ जाएगी। अब कन्वेंशंस में चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस हो गया पॉजिटिव, राइट साइड है। फोकल लेंथ नेगेटिव, H1 पॉजिटिव, H2 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मतलब सेम साइड में, पॉजिटिव है वो भी, ठीक है, मैग्निफाइड भी है। सो इससे अभी तक आपको क्या पता लगा कि इफ image distance is negative, this implies that image is real। तो कभी भी रियल इमेज अगर आपको प्रूव करनी हो, ये बताना हो कभी किसी सिचुएशन में कि रियल इमेज बताओ, रियल इमेज बनेगी, इसको मैथमेटिकली प्रूव करो, तो आप क्या प्रूव कर दोगे कि इमेज डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव है। दूसरा, इफ इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव, this implies that image is virtual। so virtual image प्रूव करनी होगी तो आप इमेज डिस्टेंस को क्या प्रूव कर दोगे, पॉजिटिव, और रियल इमेज प्रूव करनी होगी तो इमेज डिस्टेंस को क्या प्रूव करोगे, नेगेटिव।
तो ये सारी सिचुएशंस किसकी थी? कॉनकेव मिरर की। अब आ जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर में irrespective of the position of object, image is always virtual and diminished. ये आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर। ये रहा जी ऑब्जेक्ट। कहीं पे भी हो सकता है, अंदर वाली साइड तो होगा नहीं, शाइनी साइड की तरफ ही होगा। जो रे स्ट्रेट जाएगी वो कहां से लगेगा? पास हुई है फोकस से, तो ये बाउंस बैक करेगी एज इफ कि वो फोकस से आई। दूसरी, जो रे सेंटर की तरफ जाएगी वो बाउंस बैक कर जाएगी। तो आपके पास ये वर्चुअल इमेज हुई। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। सो अब इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव, लेफ्ट साइड है। इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल इमेज है, राइट साइड बन रही है। फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की क्या होती है? पॉजिटिव। कॉनकेव मिरर की क्या होती है? नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो वो भी पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट निकालना है तो वो भी पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज निकालना है तो वो भी पॉजिटिव। समझ में आया सर? क्लियर? ये सब आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। अब आ जाते हैं क्लास 12th के पहले टॉपिक पे। क्लास 12th का पहला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप कहोगे F इज इक्वल टू R/2 होता है। फोकल लेंथ इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। जरूरी नहीं है, मैंने बोला था अभी प्रूव करूंगा। लेट्स प्रूव इट। इससे एक नया कॉन्सेप्ट भी आएगा। कॉनकेव मिरर है सपोज आपके पास, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर। ध्यान से देखिएगा, एक पैरेलल रे ऑफ लाइट आई, फोकस से पास करेगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाने के लिए अगर आपको कॉनकेव है तो नॉर्मल बनाना पड़ेगा। नॉर्मल कैसे बनता है? सेंटर से ज्वाइन कर दो। वो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है ना, तो नॉर्मल बन जाता है। तो बेसिकली मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, ये बन गया नॉर्मल। सेंटर से ज्वाइन करने पे क्या बन जाता है? नॉर्मल। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, यहां तक कोई शक नहीं? ओके। अब जरा ध्यान से देखना, ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई हो गया, ऑल्टरनेट एंगल्स। इसको मैंने ले लिया पोल। पोल से फोकस का डिस्टेंस है फोकल लेंथ, ये मैंने एफ बोल दिया, वैल्यू वाइज ले रहा हूं सिर्फ। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है कि नहीं? पोल से मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया एम पॉइंट तक, ये ए पॉइंट बोल दिया। अब ट्रायंगल FCA is isosceles triangle because angle of incidence is equal to angle of reflection. आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दो एंगल्स अगर बराबर हो, ये दो एंगल्स बराबर होते हैं तो ये दो साइड्स भी बराबर होती हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, इसका मतलब CF और FA बराबर होंगे बिकॉज साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। यस और नो? इसमें कोई शक नहीं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, C से A तक रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ऑल्सो CMF is half of CA because altitude bisects the base. Isosceles triangle में
परपेंडिकुलर जो डालते हो वो बेस को बाइसेक्ट करता है। तो इस सिचुएशन में F से आपने M पे परपेंडिकुलर डाला है तो वो बेस को बाइसेक्ट करेगा, तो जो CM होगा वो हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा कि नहीं? अब ट्राइंगल कंसिडर करो CFM। इस ट्राइंगल में CF अपॉन CM, ध्यान से देखो, ट्राइंगल मैंने लिया ये वाला, इस ट्राइंगल में CF अपॉन CM, CF क्या है? हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला, और CM क्या है? बेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ वाला। सो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है? सेक। तो CF कितना हो गया? CM सेक आई, मतलब R/2 सीकेंट आई। क्लियर? अब देखो FC, PC को PF प्लस FC लिख सकता हूं। देखो P से C का डिस्टेंस क्या होगा? P से F का डिस्टेंस प्लस F से C का डिस्टेंस। PF इज फोकल लेंथ, PC इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, FC आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, R/2 सेक आई। तो रिलेशन होगा F इज इक्वल टू R माइनस R/2 सेक आई। ये एक्चुअल रिलेशन होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का। F इज इक्वल टू R/2 नहीं होता, ये एक्चुअल रिलेशन होता है, बट हम हमेशा F इज इक्वल टू R/2 यूज करेंगे। ऐसा क्यों? इसके लिए अब जरा कॉन्सेप्ट समझो। फॉर पैरेक्सियल रेज, ओ तेरी ये कौन सी होती है अभी बताऊंगा। फॉर पैरेक्सियल रेज, दैट इज रेज क्लोजर टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंगल ऑफ आई इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है एंगल ऑफ आई। तो आई को हम अप्रोक्सीमेटली अगर 0 ले लें, एक्चुअल में तो नहीं होता ना, सो अगर मैं आई को 0 ले लूं तो सेक आई 1 के इक्वल हो जाएगा, F हो जाएगा R माइनस R/2, तो फोकल लेंथ हो जाएगा R/2। तो ये फोकल लेंथ इज इक्वल टू R/2 इज ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज, ये सबके लिए नहीं होता। आप कहोगे सर ऐसा कैसे? ध्यान दो, ये बात समझ में आ गई? अब ध्यान दो, ये आपके पास एक मिरर है, इसमें दो तरह की रेज होती हैं, एक जो कि क्लोजर टू प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं, इन रेज का नाम है पैरेक्सियल रेज, और दूसरी जो फोकल जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से या प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर से पास करती हैं, इनका नाम है मार्जिनल रेज। पैरेक्सियल कौन सी? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास हैं। मार्जिनल कौन सी? जो प्रिंसिपल एक्सिस से काफी दूर हैं। दोनों के लिए फोकस डिफरेंट होता है। आप कहोगे सर अभी तो आपने बोला था कि एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं। नहीं करती, पहले झूठ बोला था। ओ सॉरी, मैंने डायग्राम गलत बना दिया। ये वाली, दोनों के लिए फोकस डिफरेंट होता है। इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन या फिर डिफेक्ट, स्फेरिकल डिफेक्ट। ये हर मिरर में होता है। स्फेरिकल एबरेशन हर मिरर में होगी, हर लेंस में होगी। जो भी स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल लेंस होगा उसमें ये एबरेशन, ये डिफेक्ट होगा। सो स्फेरिकल एबरेशन क्या चीज होती है? ड्यू टू दिस डिफेक्ट, ड्यू टू स्फेरिकल एबरेशन, focus for paraxial and marginal rays differ। दोनों का फोकस डिफरेंट पॉइंट पे होता है। इस डिफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं? स्फेरिकल एबरेशन। इससे बचे कैसे? बड़े होके पढ़ोगे। अभी के लिए इतना सोचो, आपको या आपके घर में डिश टीवी वगैरह लगा हुआ है, उसमें डिश एंटेना ऊपर लगा होता है जो कि सैटेलाइट से आपका
सिग्नल्स को पकड़ता है। ओके, वो स्फेरिकल होता है? नहीं होता, वो पैराबोलिक होता है, क्योंकि वहां इंफिनिटी से रेज आनी है, दूर से आनी है, तो पैरेलल बीम आएगा, कॉमन फोकस पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर आप स्फेरिकल यूज करोगे तो वो कौन सा यूज करते हैं? पैराबोला। पैराबोला का फोकस परफेक्ट होता है, ठीक है। बाकी बड़े होके सारा कुछ पढ़ोगे। इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? स्फेरिकल एबरेशन। क्लियर? आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है मिरर फॉर्मूला। ये भी पढ़ा है बचपन में, अब इसका प्रूफ है। मिरर फॉर्मूला 3 तरह से इसका प्रूफ है। पहला, कॉनकेव मिरर के लिए रियल इमेज फॉर्मेशन, दूसरा कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन, तीसरा कॉन्वेक्स मिरर, उसमें तो वर्चुअल इमेज ही होती है। सो कॉनकेव मिरर पे आते हैं। ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर। मैंने ये ऑब्जेक्ट कंसिडर किया ए बी। जो रे ऑफ लाइट स्ट्रेट जाएगी फोकस से पास करेगी, जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो बाउंस बैक करेगी। ये 2 बनानी जरूरी है बेटा, ये 2 रेज बनानी जरूरी है। 2 रेज से आपका इमेज फॉर्मेशन तो हो जाती है। तो ये ए है, ये बी है, ये ए डैश है, ये बी डैश है, इमेज फॉर्मेशन हो गई। एक अब एक्स्ट्रा रे बनानी है, विच इज जो रे पोल पे टच करेगी। आप कहोगे सर पोल का तो कोई रूल ही नहीं होता, इसीलिए मैंने पहले ही इमेज फॉर्म कर दी है। एक थोड़ा कम बोल्ड कर दूं इसको, वो इसी पॉइंट से पास करेगी, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से बनेगा। ठीक, थोड़ा ठीक नहीं बना, बट कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। हमेशा 3 रेज बनानी है। 2 से इमेज फॉर्मेशन कर दोगे, पोल की लास्ट में बनाओगे। पहला फोकस से, दूसरा सेंटर से, और तीसरा पोल से, ठीक। अब आ जाते हैं अगला, इसका डेरिवेशन। सबसे पहले आपको इसमें 2 पेयर ऑफ ट्राइंगल हमेशा लेना है। पहला ऑब्जेक्ट सेंटर, इमेज सेंटर। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। सिमिलर क्यों है जरा देखो, ये एंगल इसके इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट, और 2 एंगल्स 90। ए सिमिलैरिटी रूल, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, प्रूव नहीं करना, सीधा लिखना है। सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। तो अगर ट्राइंगल्स में साइड्स, ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स क्या होती है प्रोपोर्शन में, तो आपके पास आया ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज सी बी डैश अपॉन सी बी, पहली इक्वेशन। क्लियर? दूसरा पेयर ऑफ ट्राइंगल लेना है आपको, ऑब्जेक्ट पोल, इमेज पोल, हमेशा ए बी पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और 2 एंगल्स 90। प्रूव नहीं करना, सीधा लिखना है। साइड्स रेशियो में ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज पी बी डैश अपॉन पी बी। नंबर 2, ये 2 क्लियर है। कैसे बनाने हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्ट सेंटर, इमेज सेंटर, दूसरा ऑब्जेक्ट पोल, इमेज पोल। हमेशा ये 2 तो लेने ही लेने। तीसरे पे आ जाते हैं। अब इस थर्ड स्टेप क्या करना होता है? थर्ड स्टेप में आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन यूज करोगे। LHS इक्वल है, RHS इक्वल कर दो। CB डैश अपॉन CB इज PB डैश अपॉन PB। एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल, तो सबको पोल की टर्म्स में लाओ। राइट साइड वाले पोल की टर्म में, लेफ्ट साइड वाले नहीं है। CB डैश, C से B डैश, इसको पोल में लिख सकते हो PC माइनस PB डैश। देखो ये PC हुआ और ये PB डैश हुआ, दोनों को सबट्रैक्ट करूंगा, ये बचेगा। करो इसको, लिखो। सो आप
पीसी को क्या लिख, पीबी डैश को क्या लिख सकते हो, पीसी माइनस पीबी डैश। और सीबी को क्या लिख सकते हो, देखो सीबी को क्या लिख सकते हो, पीबी माइनस पीसी। ये है पीबी डैश अपॉन पीबी। यहां तक क्लियर। अब साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू, पीबी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव लेफ्ट साइड पे, पीबी डैश इमेज डिस्टेंस लेफ्ट साइड पे, पीसी रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव लेफ्ट साइड पे। वैल्यू पुट करो, पीसी को डाला माइनस आर, पीबी डैश माइनस वी तो ये हो गया प्लस, पीबी इज माइनस यू, पीसी इज माइनस आर तो ये प्लस, पीबी डैश माइनस वी, पीबी माइनस यू, माइनस से माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बना यू नेगेटिव यू आर प्लस यूवी इज माइनस यूवी प्लस वी आर, रीअरेंज 2uv इज ur प्लस वी आर। ठीक है, डिवाइड करो दोनों साइड्स को, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय uvr। आपके पास आया 2uv अपॉन uvr इज ur अपॉन uvr प्लस vr अपॉन uvr। सब कट जाएगा, ये बचेगा 2 बाय आर इज 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप अप्रोक्सीमेटली 2f लिख सकते हो, हम हमेशा पैरेक्सियल रेज की बात करेंगे। सो 1 बाय एफ इज 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। इसको हम क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। मैंने क्या किया, f को ट्वाइस द रेडियस डाला। क्लियर, ये क्या कहलाता है, मिरर फॉर्मूला। ठीक है जी, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, दूसरा केस कॉन्वेक्स का ही, सॉरी कॉन्केव का ही वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का होना चाहिए फोकस और पोल के बीच में। ये फोकस, ये सेंटर, ये पोल, ये राजी ऑब्जेक्ट। पहला रे मैंने क्या बोला, फोकस से बनाओ, जो रे स्ट्रेट जाएगी फोकस से पास कर जाएगी। दूसरा, जो रे सेंटर से जाएगी, सेंटर वाली जरूरी है बनानी क्योंकि ट्राइंगल सेंटर वाला लेना पड़ता है, बाउंस बैक कर जाएगी। इससे इमेज फॉर्मेशन पहले कर लो। सॉरी, वर्चुअल इमेज है, डॉटेड बनेगी, ए डैश बी डैश। तीसरी एक्स्ट्रा कौन सी बनाने को मैंने बताई, पोल वाली। तो पोल ज्वाइन करो और बाउंस रिफ्लेक्ट होगी, इमेज से बना दो। ठीक है जी। अब सबसे पहला पेयर कौन सा बोला, ट्राइंगल का, ऑब्जेक्ट सेंटर इमेज सेंटर, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। देखो एंगल सी कॉमन है और दो एंगल 90 डिग्री है, दोनों सिमिलर हैं। ये हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज सी बी डैश अपॉन सी बी। ये स्टेप बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। इसी तरह से दूसरा पेयर ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। बच्चे पूछते हैं सर ये क्यों, देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, ये भी थीटा हुआ, वर्टिकली अपोजिट। सो ये दो एंगल थीटा है, ये वाला थीटा तो ये वाला थीटा, और दो एंगल 90। तो ए बी पी सिमिलर टू ए डैश बी डैश पी। प्रूव नहीं करना है, सिर्फ से एक्सप्लेन करने के लिए बताया। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज पी बी डैश अपॉन पी बी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बिल्कुल सेम स्टेप्स है, रे डायग्राम डिफरेंट है बस, अब थोड़ा सा फर्क आएगा। सो फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल है, RHS को इक्वल कर दो। CB डैश अपॉन CB इज PB डैश अपॉन PB। यहां तक मैंने कोई तिगना सा भी चेंज नहीं किया। अब आ जाते हैं चेंज का होगा। अब देखो CB डैश, C से B डैश, पोल से मेजर करना है तो P से C प्लस P से P डैश,
पीसी प्लस पीबी डैश, लिख सकता हूं सीबी डैश को, सीबी, सी से बी का डिस्टेंस, ये क्या होगा, पीसी माइनस पीबी, पोल से देखना है, पीसी माइनस पीबी, और ये हुआ पीबी डैश अपॉन पीबी। साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू, पीबी डैश राइट साइड पे तो प्लस वी, पीबी लेफ्ट साइड पे तो माइनस यू, पीसी लेफ्ट साइड पे तो माइनस आर। पुट करो, माइनस आर प्लस वी माइनस आर प्लस यू इज इक्वल टू माइनस नहीं प्लस वी अपॉन माइनस यू, क्रॉस मल्टीप्लाई, यू आर माइनस यू वी इज माइनस वी आर प्लस यू वी, रीअरेंज, 2 uv इज यू आर प्लस वी आर। इसके बाद यू वी आर से डिवाइड, 2 बाय आर इज 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू, अब आर को 2f डालो, 1 बाय एफ इज 1 बाय एफ इज 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। ये आपके पास आ गया मिरर फॉर्मूला, इजी लगा। अगला तीसरा केस, कॉन्वेक्स मिरर, इसमें तो वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होती है, सो ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है। ये फोकस, ये सेंटर, ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक, पहला जो रे स्ट्रेट जाएगी वो कहां से रिफ्लेक्ट होगी, एज इफ फोकस से आई है, बाउंस बैक हो गई। और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी वो सेम रिट्रेस करेगी अपना पाथ। तो ये आपके पास आ गया ए डैश बी डैश। एक बनानी होती है कौन सी, पोल वाली, तो जो रे पोल पे जाएगी उसको इसी से ज्वाइन करके ये रिफ्लेक्ट करा दो। ठीक है, आ जाते हैं अब इसमें वैल्यूज पे। सबसे पहले वही पेयर ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, सो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज सी बी डैश अपॉन सी बी। सेम स्टेप, नो डिफरेंस, बिल्कुल क्लियर। दूसरा पेयर लेंगे कौन सा, ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर टू ए डैश बी डैश पी, सो ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। इसमें भी वही काम करो, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज पी बी डैश अपॉन पी बी। क्लियर बेटा। नंबर 2, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आपके पास आया सी बी डैश अपॉन सी बी पी बी डैश अपॉन पी बी। वैल्यूज डालते हैं, सी बी डैश ये लेंथ है, इसको मैं क्या लिखूंगा, पीसी माइनस पीबी डैश। सी बी मतलब यहां से लेकर कॉर्नर तक, ये क्या हो जाएगा, पीसी प्लस पीबी, और राइट साइड सेम है, पीबी डैश अपॉन पीबी। साइन कन्वेंशंस के साथ वैल्यू डालते हैं, पीसी राइट साइड पे तो प्लस आर, पीबी डैश राइट साइड पे तो प्लस वी, पीबी लेफ्ट साइड पे तो माइनस यू। पुट करो, पीसी की जगह आर, पीबी डैश की जगह वी, तो माइनस ऑलरेडी था, पीसी की जगह आर, पीबी डैश की जगह माइनस, पीबी की जगह माइनस यू, पीबी डैश इज प्लस वी, पीबी इज माइनस यू। क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस यू आर प्लस यू वी इज वी आर माइनस यू वी, रीअरेंज 2 यू वी इज यू आर प्लस वी आर, दोनों साइड डिवाइड यू वी आर से, सो 2 बाय आर इज 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू, या 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। इसमें हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, इसका नाम है, ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर
is the ratio of height of image to the height of object. मतलब मैग्निफिकेशन क्या होगा, h2 by h1, दोनों की हाइट्स का रेशो. अब जरा ध्यान से देखना, तीनों रे डायग्राम्स में एक चीज एक्सप्लेन करता हूं. जरा इस इक्वेशन को तवज्जो दीजिए, पीबी डैश अपॉन पीबी वाली. अगर आप इस पे ध्यान से देखें, सो ए डैश बी डैश माइनस h2 है, ए बी इज प्लस h1, पीबी डैश इज माइनस v और पीबी इज माइनस u. तो h2 by h1 कितना आ गया, माइनस v by u, मतलब मैग्निफिकेशन माइनस v by u आया. ओके, दूसरे सिचुएशन पे चलते हैं. इसमें देखो इक्वेशन सेम है, a डैश बी डैश इसमें क्या है, ऊपर की तरफ, सो प्लस h2, ए बी का है ऊपर की तरफ प्लस h1, पीबी डैश क्या है राइट साइड पे प्लस v, पीबी क्या है माइनस u. तो इसमें भी मैग्निफिकेशन कितना हुआ, माइनस v by u. तीसरे पे आओ, ये वाली सिचुएशन में यही इक्वेशन है सेम, इसमें भी यही काम. ए डैश यहां लिख रहा हूं, ए डैश बी डैश क्या है प्लस h2, ए बी क्या है प्लस h1, पीबी डैश क्या है प्लस v और पीबी क्या है माइनस u. सो मैग्निफिकेशन इसका भी कितना आया, माइनस v by u. सो कुछ भी सिचुएशन हो आप हमेशा ये रिलेशन यूज करोगे, h2 by h1 इज माइनस v by u. ये हर जगह चलेगा, कोई भी सिचुएशन हो, रियल इमेज हो, वर्चुअल इमेज हो. अभी आगे हम रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी करेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो तब भी, कुछ भी सिचुएशन हो, ये फॉर्मूला मिरर्स के केस में हमेशा चलेगा. ठीक है, इसमें क्या क्या बात ध्यान रखनी होती है. अगर मैग्निफिकेशन की मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है, इसका मतलब डिमिनिश्ड इमेज है. अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, इसका मतलब इमेज जो है सेम साइज की है. और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब मैग्निफाइड इमेज है. ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी है, मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं, 1 से छोटा है तो इमेज क्या है, डिमिनिश्ड. 1 के बराबर है तो इमेज सेम साइज की ऑब्जेक्ट से, और अगर 1 से बड़ी है तो इसका मतलब मैग्निफाइड इमेज है. क्लियर, ये समझ में आ गया सबको. इसमें से काफी कुछ आपने 10th में पढ़ा हुआ है. इसके बाद है प्लेन मिरर, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स पे आएंगे. प्लेन मिरर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं पढ़ लेना, कम काम आएगा. ये आपने 10th में 9th में पढ़ा हुआ है. प्लेन मिरर में इमेज सेम साइज की होती है ऑब्जेक्ट के, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, पता है ना ये सबको. दूसरा, सेम साइज की होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है. लेटरल इन्वर्टेड का मतलब मालूम है ना, एम्बुलेंस उल्टा दिखता है, लेटरल इन्वर्जन, लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट बन जाता है. तीसरी बात, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा सेम होता है. ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज वर्चुअल होगी, ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इमेज रियल होगी. रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका आप इनफाइनाइट लेते हो, मतलब फोकल लेंथ इसकी आप इनफाइनाइट लेते हो. तो अब देखो 1 by v इज 1 by v प्लस 1 by u इक्वल टू 1 by f है. f अगर मैं इंफिनिटी लेता हूं, 1 by v प्लस 1 by u क्या हो गया, 0. सो 1 by v इज माइनस 1 by u. सो v जो है वो नेगेटिव ऑफ u के बराबर है. मतलब अगर u पॉजिटिव है तो v नेगेटिव है, v पॉजिटिव है तो u नेगेटिव है. ठीक है, समझ में आई बात. कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. ये पॉइंट क्या है, मिनिमम साइज ऑफ द मिरर required by a man या person to see
his full size image is half the size of person. मतलब अगर h हाइट का मैन है तो कम से कम उसको h/2 हाइट का मिरर चाहिए होगा ताकि वो अपनी पूरी इमेज प्रॉपरली देख सके. ये पॉइंट याद कर लेना, कभी काम नहीं आएगा. दूसरा, और ये पॉइंट काम आता है, इफ मिरर is rotated by an angle theta, then image rotates by an angle 2 theta. अगर मिरर को आप थीटा एंगल रोटेट करते हो तो जो इमेज है वो 2 थीटा एंगल रोटेट हो जाएगी. क्यों? ये देखो, इसका प्रूफ भी काम आएगा. ये आपके पास एक प्लेन मिरर है, यहां ऑब्जेक्ट है, जो रे स्ट्रेट जाएगी, बाउंस बैक करेगी. ठीक है. अब मिरर को मैंने थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया. ये नई पोजीशन है मिरर की. तो जो नॉर्मल होगा वो भी रोटेट हो जाएगा. तो अब नॉर्मल थीटा एंगल पे रोटेट हो जाएगा. मतलब अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया थीटा. पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था? 0. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया थीटा. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा थीटा. तो टोटल रोटेशन कितनी मिली? 2 थीटा. सो अगर आप मिरर को थीटा एंगल पे रोटेट करते हो तो जो उससे इमेज फॉर्मेशन होगी वो 2 थीटा एंगल पे टर्न हो जाएगी. ठीक है. ये काम का पॉइंट है. अगला, स्पीड ऑफ इमेज अगर आपको निकालना है, आपको बोला एक ऑब्जेक्ट भाग के आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट की आपको स्पीड दी है और आपको इमेज की स्पीड निकालनी है. इमेज की स्पीड से होगा. सो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f होता है. फोकल लेंथ मिरर का सेम है. डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t. करो डिफरेंशिएट. 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², तो 1/u का डेरिवेटिव हुआ -1/u². चेन रूल लगेगा du/dt. 1/v का डेरिवेटिव -1/v² dv/dt. 1/f का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 0. ठीक है. सो आपके पास आया dv/dt इक्वल टू -v²/u² du/dt. मतलब स्पीड ऑफ इमेज इज -v²/u² टाइम स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. समझ में आई बात? एक और तरीका होता है स्पीड निकालने का, वो मैं न्यूमेरिकल्स में एक्सप्लेन करूंगा. वो एनसीईआरटी में वो मेथड है, ये मेथड नहीं है एनसीईआरटी. ठीक. इसके बाद नंबर ऑफ इमेजेस. of an object placed between two mirrors. दो प्लेन मिरर्स हैं. टू प्लेन मिरर्स बोलना चाहिए था मेरे को. दो प्लेन मिरर्स हैं, उसके बीच में ऑब्जेक्ट आपने रख दिया, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगी, तो मल्टीपल इमेजेस नजर आएंगी. सो वो नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला होता है 360/θ - 1 if 360/θ is even. तो 360/θ - 1. It is also 360/θ - 1 if object is on the bisector, on the angle bisector.
एंगल बाई सेक्टर पे होगा तब भी 360 बाई थीटा माइनस 1 है, बट इट इज 360 बाई थीटा इफ ऑब्जेक्ट is not on angle bisector and 360 by theta is odd. दोनों कंडीशंस चलो, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तो था इसका थियोरेटिकल सेक्शन। अब आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल्स में। सबसे पहले टाइप के इसके न्यूमेरिकल्स कौन से हैं? सबसे पहले टाइप के न्यूमेरिकल्स है जिनमें प्रूविंग आती है। प्रूविंग का मतलब, जैसे ध्यान से देखना, आपको बोला 2 क्वेश्चन करूंगा, प्रूव दैट, रे डायग्राम से नहीं, प्रूव करना है, प्रूव दैट इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर in case of concave mirror, then real magnified image is formed beyond C. अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में होगा तो हमें प्रूव करना है कि रियल मैग्निफाइड इमेज बनेगी सी के बियॉन्ड। अच्छा जी, करते हैं प्रूफ। ये कॉनकेव मिरर है, रे डायग्राम से नहीं प्रूव करना, इससे प्रूव करना है, मिरर फॉर्मूले से मैथमेटिकली प्रूव करना है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर, ये रहा ऑब्जेक्ट। रे डायग्राम नहीं बना रहा हूं मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ए बोल दिया, लेंथ वाइज नंबर, ए इज अ नंबर, पॉजिटिव ही होगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा हो गया माइनस ए, -5, तो 5 इज अ नंबर विच इज अ वैल्यू, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ए। फोकल लेंथ को मैंने ई बोल दिया नंबर वाइज, सो फोकल लेंथ हो गया -e। ये मुझे पता है कि ए की वैल्यू ई से बड़ी है और ए की वैल्यू 2e से छोटी है, ठीक है, ई और 2e के बीच में। इतनी बात क्लियर? ये सारी चीजें ले ली मैंने। पहली चीज क्या प्रूव करनी है? रियल मैग्निफाइड इमेज। रियल इमेज के लिए मैंने क्या बताया था? अगर v नेगेटिव आ जाए तो रियल इमेज है, v पॉजिटिव आ जाए तो वर्चुअल इमेज है। तो पहले v निकालते हैं। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। साइन कन्वेंशन जिसकी नहीं पता होगी आपको, जिसके आपको वैल्यू निकालनी है, उसकी साइन कन्वेंशन नहीं डालनी, बाकी सबकी डालनी है, वो उसकी अपने आप आएगी। 1/f माइनस 1/u, ठीक है। 1/f की वैल्यू 1/-e प्लस 1/a, मानते हो बेटा? ये आ गया 1/a माइनस 1/e, एलसीएम लूंगा e माइनस a अपॉन ae, तो v की वैल्यू आई ae अपॉन e माइनस a। अब e बड़ा है या a बड़ा है? a बड़ा है, तो ये नेगेटिव हुआ कि नहीं? तो माइनस बाहर ले लो, ae अपॉन a माइनस e। इसका मतलब v इज नेगेटिव, therefore real image is formed। पहला पार्ट प्रूव हो गया। दूसरा प्रूव करते हैं, वो यहीं कर देता हूं। दूसरा मैग्निफाइड इमेज प्रूव करना है, उसके लिए मैग्निफिकेशन निकालो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? -v/u बताया था, माइनस v की वैल्यू माइनस ae अपॉन a माइनस e, u की वैल्यू माइनस a, कट क्या आया? माइनस e अपॉन a माइनस e। अब ये कैसे पता लगेगा ये 1 से बड़ा या 1 से छोटा है? ये तो नंबर्स में आ गया, कोई बात नहीं, जरा ध्यान दो। इस छोटी सी चीज को मैंने x ले लिया थोड़ी देर के लिए, a को मैं e प्लस x लिख सकता हूं। x जो है वो e से छोटा है, x जो है वो a से भी छोटा है, x इतनी सी लेंथ है। अब a को e प्लस x लिख दो,
सो ये आया माइनस ई बाई एक्स, तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड आ गया ई बाई एक्स। ई बड़ा है, एक्स छोटा था, ग्रेटर देन 1, मतलब ये मैग्निफाइड इमेज प्रूव हो गई। समझ में आया? मैंने इस छोटी सी लेंथ को मैंने x मान लिया, a को मैंने इस x की फॉर्म में लिख दिया, इससे मेरे पास रेशो आ गया, तो मैं प्रूव कर सकता हूं कि वो मैग्निफाइड है। दो चीज प्रूव हो गई कि रियल प्रूव हो गया, मैग्निफाइड हो गया। अच्छा, m नेगेटिव आया, इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज है। तीसरी चीज बियॉन्ड c प्रूव करना है। ओके, मतलब इमेज डिस्टेंस की वैल्यू फोकल लेंथ से ज्यादा होनी, रेडियस ऑफ कर्वेचर से ज्यादा होनी चाहिए। इमेज डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? मैग्नीट्यूड, साइन नहीं, ए अपॉन ए माइनस ई। मुझे चेक करना है कि ये 2e से ज्यादा है या 2e से कम है, तो 2e के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू चाहिए, तो 2e ऐड करो, 2e सब्ट्रैक्ट करो। लिख सकता हूं, इन दोनों को सॉल्व करो। 2e प्लस a माइनस ई एलसीएम माइनस 2ae प्लस 2e स्क्वायर प्लस ae, मेरे पास आया 2e प्लस 2e स्क्वायर माइनस ae अपॉन a माइनस e, 2e प्लस e कॉमन, 2e माइनस a अपॉन a माइनस e। अब देखो 2e माइनस a पॉजिटिव होता है, इस केस में 2e बड़ा है a से और a e से बड़ा है, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव हो गया, विच इज इक्वल टू 2e प्लस पॉजिटिव वैल्यू, देयरफॉर इमेज डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 2e, देयरफॉर इमेज इज बियॉन्ड c। समझ में आया? एक और देखो ऐसा क्वेश्चन, आपको बोला प्रूव दैट in case of convex mirror, virtual diminished image is formed within focus irrespective of position of object। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, irrespective of the position of object, virtual diminished image और within focus बनती है। ये तीन चीजें प्रूव करनी है। ओके, कॉन्वेक्स मिरर एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये फोकस, ये सेंटर, ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस a, फोकल लेंथ e। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया माइनस a, फोकल लेंथ हो गया प्लस e राइट साइड पे। v निकाल लो, पॉजिटिव आएगा तो वर्चुअल, नेगेटिव आएगा तो रियल। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसमें a और e का कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है। 1/v हो गया 1/f माइनस 1/u, सो 1/e प्लस 1/a, तो v आ गया ae अपॉन a प्लस e, हमेशा पॉजिटिव, मतलब वर्चुअल इमेज प्रूव होगी। दूसरी चीज डिमिनिश्ड प्रूव करना है, मैग्निफिकेशन। फॉर्मूला क्या था? माइनस v बाई यू, पुट करो, माइनस v की वैल्यू क्या है? ae अपॉन a प्लस e, बाई u कितना है? माइनस a, माइनस a माइनस कट गया, e अपॉन a प्लस e। ऑब्वियसली देखो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, a प्लस e ऊपर e है, लेस देन 1, तो डिमिनिश्ड इमेज। इजीली प्रूव हो गया ये। तीसरा विद इन फोकस प्रूव करना है। विद इन फोकस प्रूव करना है मतलब v की वैल्यू e से कम होनी चाहिए, तो v की वैल्यू कितनी है? ae अपॉन a प्लस e। e के रिस्पेक्ट में देखना है तो e ऐड सब्ट्रैक्ट करो, लिख सकता हूं। e माइनस समथिंग आएगा तो विद इन e, e प्लस समथिंग आएगा तो बियॉन्ड e। सो e एलसीएम ae माइनस ae माइनस e स्क्वायर प्लस ae, तो ये आ गया e माइनस e स्क्वायर अपॉन a प्लस e। e माइनस समथिंग लेस देन e हो गया, देयरफॉर विद इन फोकस। समझ में आया? ये पहले टाइप के क्वेश्चन थे। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से इजी वाले हैं। आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देगा, इमेज डिस्टेंस देगा, बाकी सारी चीजें निकालनी होगी। मैं इसके कुछ टिपिकल क्वेश्चंस करता हूं।
जैसे आपको ये सामने क्वेश्चन दिया, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। एक कॉन्केव मिरर है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका साइज है 10 सेंटीमीटर का, उसको आपने 50 सेंटीमीटर दूर रख दिया, फोकल लेंथ है 15, सो फोकल लेंथ है -15, कॉन्केव है तो फोकल लेंथ हो गया नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -50, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया +10, आपको लोकेशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज निकालना है। तो सिंपली फॉर्मूलाज लगाओ, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सो 1/v हुआ 1/50 माइनस 1/15, कितना एलसीएम आएगा? 150 एलसीएम, 3 माइनस 10, तो आंसर आया v की वैल्यू -150/7 सेंटीमीटर। ठीक है, लोकेशन हो गया। साइज मतलब h2 निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा h2/h1 इज -v/u। सो h2 कितना हो गया? -v, मतलब ये हो गया -150/7, माइनस ऑफ -150/7 बाय u इज -50 इंटू h1 इज 10 सेंटीमीटर, सो -30/7 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, ये आ गया। तीसरा, नेचर, v नेगेटिव है तो क्या होगा? रियल, और आप देखो डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, रियल एंड डिमिनिश्ड। क्लियर? अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, जैसे कह रहे हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर है, आपने ऑब्जेक्ट को 60 सेंटीमीटर दूर रख दिया, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -60। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज 1/2। ओके जी, कह रहा है वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट द मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3। v निकल सकता है, v निकल सकता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u। सो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज हाफ। इसमें इरेक्ट इमेज बनती है तो +½ होगी मैग्निफिकेशन, इन्वर्टेड बनती रियल इमेज होती तो मैग्निफिकेशन लेते नेगेटिव। सो +½ इज v नहीं पता, u है -60, तो v आ गया 30 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर? अब अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज करोगे तो इमेज डिस्टेंस भी तो चेंज होगा। क्या नहीं चेंज होगा? फोकल लेंथ नहीं चेंज होगी, तो फोकल लेंथ निकालो पहले, क्योंकि सेकंड केस में v और u चेंज, u चेंज हो रहा है, v भी चेंज होगा, बट f सेम रहेगा। 1/v माइनस 1 प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सो 1/f आ गया 1/30 माइनस 1/60, 60 एलसीएम 2 माइनस 1, f आ गया 60 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ सेम रहेगी। अब सेकंड सिचुएशन में मैग्निफिकेशन दी है 1/3, ठीक है, फोकल लेंथ सेम है, -v/u होगा ये। सो v कितना हुआ? -u/3 रख लो। फोकल लेंथ सेम है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सो -3/u प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सो -2/u इज 1/f, मतलब -2/60, u सॉरी निकालना है, f पता है 60, -2/u इज 1/60, तो u कितना हो गया? -120 सेंटीमीटर। सो ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 सेंटीमीटर्स। ये बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया यहां तक? आगे प्रोसीड करें और देखते हैं क्वेश्चंस। अब ये ज्यादातर क्वेश्चन ना इसी पे बेस्ड है, कुछ थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, हम उन पे आ जाते हैं। थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, आपको बोला एन ऑब्जेक्ट, ये बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर at a distance of 50 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स मिरर है, उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है 50 सेंटीमीटर। यहां तक तो बहुत सिंपल बात है। आगे बोला अ प्लेन मिरर
is introduced covering the lower half of the convex mirror. ये दिक्कत हो गई. Covering lower half of convex mirror. मतलब ये ऐसी सिचुएशन हुई, देखो ध्यान से, आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, आपने यहां पे मिरर लगा दिया, प्लेन मिरर. यही मतलब हुआ सिचुएशन का. आगे भी देखते हैं, अभी और भी बोला हुआ कुछ. कहता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड प्लेन मिरर इज 30 सेंटीमीटर. यहां आपने कहीं ऑब्जेक्ट रखा, प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर का. इट इज ऑब्जर्व्ड दैट देयर इज नो पैरेलैक्स बिटवीन images formed by two mirrors. What is the radius of curvature of the convex mirror? ये निकालना है. पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है? अच्छा, आपको ये डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है. पैरेलैक्स का मतलब होता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, देखो ये एक चीज है, इमेज यहां बन रही है, ठीक, दोनों एक ही पॉइंट पे, कहीं से भी देख लो एक ही पॉइंट दिखेगा. बट अगर इमेज यहां बन रही है, आप सामने से देखोगे आपको लगेगा एक पॉइंट, साइड से देखो, देखो साइड से ये एक पॉइंट नहीं है, सामने से देखने पे, तो ये पैरेलैक्स है. पैरेलैक्स ना होने का मतलब कि ये दोनों एक ही पॉइंट पे, मतलब दोनों की वजह से जो इमेज बन रही है वो एक ही पॉइंट पे बन रही है. इसका ये मतलब है, मतलब जो डिस्टेंस जो आपके पास इमेज प्लेन मिरर बना रहा है, वही इमेज कौन बनाएगा? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा. प्लेन मिरर का आपको एक वो पता है कि प्लेन मिरर के लिए जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज डिस्टेंस होता है. सो ये प्लेन मिरर है, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 30 फॉर प्लेन मिरर. u इज -30, तो v कितना हो गया? +30. ये गैप हो गया 20, मतलब यहां पे बनाएगा, यहां बनेगी प्लेन मिरर की इमेज. मानते हो? जहां मैंने ये आई लिखा, ये बात क्लियर? मतलब जो हमारा ये कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है, उसके लिए भी इमेज यही बननी चाहिए, तभी तो पैरेलैक्स खत्म होगा. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉन्वेक्स के लिए कितना है? -50. इमेज डिस्टेंस कितना है कॉन्वेक्स के लिए? ये डिस्टेंस. ये कितना डिस्टेंस है? यहां से यहां तक 30 था, 20 माइनस कर दो, कितना बचा? 10 सेंटीमीटर बचा. फोकल लेंथ निकाल सकते हो. 1/f इज 1/v प्लस 1/u. u नेगेटिव था. 50 एलसीएम, 5 माइनस 1, सो f आ गया 50/4, मतलब 25/2 सेंटीमीटर. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? 2f. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया 25 सेंटीमीटर. सो 25 सेंटीमीटर क्या आ गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट पे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन. कह रहा है अ रॉड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रॉड AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इन लेंथ is placed along the principal axis of a concave mirror having focal length equal to 10 centimeter as shown. बना रहा हूं भी डायग्राम. The distance PB equal to 20 centimeter. What is the length of image of rod? ये डायग्राम गिवन है बेटा.
ये फोकस है, ये सेंटर है, ये रॉड है, ए से बी, ए से बी, ये रॉड है, ठीक है। अब आपको क्या क्या डाटा गिवन है? रॉड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक। सो रॉड के दो एंड्स हैं, जो बी एंड है उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -20, ये 20 दिया हुआ ना, फोकल लेंथ 10 है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हुआ 20। सो बी एंड के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -20, फोकल लेंथ आपको -10 दी हुई है, v निकाल लोगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सो 1/v हो गया 1/f माइनस 1/u, तो v आ गया इसका -20 सेंटीमीटर सॉल्व करके। मैग्निफिकेशन आ गई 1 -1, तो इन्वर्टेड इमेज सेम साइज की, तो ये b डैश तो यहीं आ जाएगा। अब a पे आ जाते हैं, a एंड के लिए इस एंड की इमेज कहां बनेगी? ये बियॉन्ड c है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -30, फोकल लेंथ है -10, v निकाल लो, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, तो ये प्लस 1/30 हो गया, 30 एलसीएम -3 प्लस 1, तो v आ गया आपका -15 सेंटीमीटर। -15 मतलब यहां बीच में 15, पोल से 15, तो -15 मतलब पोल से 15, तो बिल्कुल मिडिल में। इसकी मैग्निफिकेशन कितनी हो जाएगी? -v/u, तो ये आ गया -12, तो हाफ साइज की, तो ये ऐसी इमेज बनेगी, ठीक है, ऐसी इमेज आएगी। ये लेंथ कितनी है? 15, ये लेंथ कितनी है? 20, तो मतलब लेंथ ऑफ इमेज कितनी होगी? 20 - 15, 5 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द इमेज। क्लियर? देखो ना, यहां से लेकर यहां तक 20 सेंटीमीटर है और इस एंड तक है 15, सबट्रैक्ट करोगे रॉड की लेंथ आ जाएगी, ठीक है जी। a डैश b डैश के बीच की लेंथ। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सब टिपिकल क्वेश्चंस कर रहा हूं, आपको इनको सबको अटेम्प्ट करना है, मैं होमवर्क बताऊंगा कौन से करने हैं, सारे इसी टाइप के हैं, डाउट्स आएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये भी एनसीईआरटी का है, वैसे असाइनमेंट का क्वेश्चन 24 है। कह रहे इफ यू सिट इन अ पार्क्ड कार you glance in a rear view mirror of radius of curvature 2 मीटर। रियर व्यू मिरर में आप देख रहे हो और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 2 मीटर, एंड नोटिस अ जॉगर approaching. If the jogger is running at a speed of 5 meters per second, how fast is the image of the jogger moving when the jogger is 39 meters away? सिर्फ एक पार्ट कर रहा हूं, 4 पार्ट से वैल्यूज डिफरेंट है। सिर्फ 39 मीटर दूर जॉगर है, वो 5 मीटर्स पर सेकंड से आपकी तरफ आ रहा है, उसकी इमेज किस स्पीड से आएगी? पहले एनसीईआरटी वाला मेथड देखते हैं। एनसीईआरटी वाले मेथड में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है -39, फोकल लेंथ है +1। +1 क्यों? क्योंकि रियर व्यू मिरर कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है, तो फोकल लेंथ उसकी हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, और पॉजिटिव क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। v निकाल लो, 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f।
1 by v आ गया 1 प्लस 1 by 39, सो v आ गया 39 by 40, मानते हो? ये इमेज डिस्टेंस हो गया। अच्छा जी, आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रह जाएगा -34 मीटर्स, 5 मीटर्स पर सेकेंड से वो आपके पास आ रहा है, तो पहले 39 मीटर्स है, 1 सेकेंड के बाद 5 मीटर पास आ जाएगा, सो कितना हो गया 34 मीटर। फोकल लेंथ कितना है 1 मीटर, v निकाल लो, 1 by u प्लस 1 by v इक्वल टू 1 by f, इससे v आ जाएगा 34 था, सॉरी ये, इससे v आ जाएगा 34 by 35 मीटर्स। ठीक है जी, यहां तक क्लियर? सो चेंज वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की स्पीड क्या होगा? चेंज इन इमेज डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन इमेज डिस्टेंस कितना हो गया? 39 by 40 माइनस 34 by 35 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 1। सॉल्व करोगे आंसर आएगा 1 by 280 मीटर्स पर सेकेंड। ये इमेज की स्पीड हो गई। एक तो ये तरीका हो गया, एनसीईआरटी में ऐसे किया हुआ है। दूसरा तरीका मैंने जो डेरिवेटिव वाला आपका बताया था, मेथड 2, 1 by v प्लस 1 by u इक्वल टू 1 by f, डिफरेंशिएट करो, माइनस 1 by v स्क्वायर dv by dt माइनस 1 by u स्क्वायर du by dt इक्वल टू 0। सो dv by dt आता है माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी आता है। अब देखो याद है u कितना था -39 और v सॉल्व करके आया था 39 बाई 40, पुट कर दो, और डी यू बाई डी टी कितना दिया हुआ है 5, सो माइनस वी स्क्वायर 39 का स्क्वायर बाई 40 स्क्वायर बाई यू स्क्वायर 39 का स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी टी 5, ये कैंसिल हो गया, -5 by 1600 1 by 320। आंसर फर्क आएगा थोड़ा सा, बट ये एक्यूरेट है, ये एनसीईआरटी है। ठीक है, आपको पेपर में एनसीईआरटी वाला करना है। लॉजिक समझ में आ गया? सो अब आपका काम क्या है? मैंने रिफ्लेक्शन पूरा करा दिया है, सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको कंप्लीट करना है। रिफ्लेक्शन कंप्लीट करना है आपको नोट्स में से। दूसरा, इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं, पेज 7 पे है। तीसरा, इसके कॉन्सेप्चुअल्स करने हैं, पेज 8 पे है। रिफ्लेक्शन जो है वो नोट्स में वो है पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 11 तक। तो ये पहले 11 पेज आपको मैंने इसमें कंप्लीट कराए, इसमें 1-2 दिन लगेंगे। आप एक एक क्वेश्चन इसका ध्यान से करोगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।